हेलो दोस्तों, मैं वसीम अकरम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारे प्राचीन भारत पर जो भी विदेशी लोगों ने आक्रमण किया उनके बारे में हम लोग देखेंगे। यहां पर किसी भी मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं और मुस्लिम आक्रमणकारी मध्यकालीन भारत में आए थे। ठीक, बात समझ में आया? ये क्लियर हो गया आपका कंफ्यूजन। हम लोग पढ़ रहे हैं ईसा पूर्व की बात पढ़ रहे हैं, ठीक है। मौर्यों के टाइम पे बात कर रहे हैं, मौर्यों के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। गुप्त वंश से पहले की बात कर रहे हैं, यानी प्राचीन भारत में जो है किन विदेशी लोगों ने जो है भारत पर आक्रमण किया उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है, सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि देखिए यहां पर क्या हुआ था। इधर से एक बहुत ही बड़ा तूफान आया था, जिन तूफान का नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी कि सिकंदर महान। सिकंदर ने क्या किया, ये जो अभी ईरान वाला क्षेत्र देख रहे हैं इस पे पूरा कब्जा कर लिया था। अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है इस पे पूरा कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं इस पे अच्छा खासा पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया था। कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों पर जो है ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान वाले क्षेत्रों पर जो है लगभग 323 ईसा पूर्व से पहले जो है किनका शासन हुआ करता था, सिकंदर का शासन हुआ करता था। और उसी टाइम पे इधर जो भारत का क्षेत्र देख रहे हैं इस पे किसका शासन हुआ करता था, तो इस पे शासन हुआ करता था नंद वंश का। किसका? नंद वंश के महान राजा धनानंद का, यानी कि धनानंद का शासन हुआ करता था 322 ईसा पूर्व से पहले। अब होता क्या है कि इधर जो है सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, यानी 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है, सिकंदर की जो मृत्यु होगी तो इस साइड में कौन राज करेगा, कौन हुकूमत करेगा सिकंदर के बाद? तो सिकंदर के बाद जो हुकूमत करने का काम किया उसी के सेनापति जो थे, जिनका नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो ये सभी क्षेत्रों पर यानी ईरान, अफगानिस्तान और आधा पाकिस्तान, इन क्षेत्रों पर किसका हुकूमत हो गया? इन क्षेत्रों पर जो है सेल्यूकस निकेटर का हुकूमत हो गया। और उसी तरह से देखा जाए तो भारत में क्या हो गया, 322 ईसा पूर्व में जो है नंद वंश का खात्मा हो गया और नंद वंश के जगह पर यहां पर एक नया वंश आ गया जिसको बोला जाता है मौर्य वंश। तो एक साइड सेल्यूकस निकेटर और दूसरे साइड मौर्य वंश। मौर्य वंश बहुत ही पावरफुल वो राजवंश था। इन्होंने किसी भी बाहरी को जो है भारत आने नहीं दिया। बात समझ में आया? ये किसी भी बाहरी को जो है भारत आने नहीं दिया। चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे बिंदुसार हो, चाहे अशोक हो, यहां तक जो है अशोक के टाइम तक जो है भारत बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली, बहुत ही ज्यादा मजबूत रहा। इधर क्या हो गया, सेल्यूकस निकेटर की हो जाती है मृत्यु। सेल्यूकस निकेटर के बाद उनका उत्तराधिकारी बनता है एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम जब इन क्षेत्रों पर राज कर रहा था तो उनके टाइम पे विद्रोह होना स्टार्ट हो गया। उनके टाइम पे विद्रोह हुआ और विद्रोह कहां से उठ रहा था, इन्हीं के अंडर में एक राज्य हुआ करते थे अफगानिस्तान में जिनका नाम था बैक्ट्रिया। तो बैक्ट्रिया में बहुत ज्यादा विद्रोह होने लगा। जब एंटियोकस प्रथम की बाद एंटियोकस द्वितीय आते हैं सत्ता में, तो एंटियोकस द्वितीय के टाइम पे जो है ये बैक्ट्रिया के जो लोग थे ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। बोलते हैं कि मैं जो हूं अब इस राजवंश के अंदर नहीं आता हूं। बात समझ में आया? अब मैं सेल्यूकस निकेटर के राजवंश के अंदर में नहीं हूं, अब मैं बैक्ट्रिया एक स्वतंत्र राजवंश है। और जैसे ही स्वतंत्रता की घोषणा करता है और इधर क्या हो गया, इधर मौर्य वंश जो है पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। ये बात कर रहे हैं 190 ईसा पूर्व की, ठीक है। मौर्य वंश लगभग खत्म होने के कगार पे था, कोई बड़ी शक्ति नहीं थी। तो अब सोच के देखिए, जब बड़ी शक्ति नहीं रहेगी इस क्षेत्र से तो कोई भी भारत में घुस सकता है ना। ये जो उत्तर पश्चिम वाला सीमा है इधर से कोई भी भारत में आसानी से आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ा राजवंश नहीं था, ठीक है। मौर्य वंश धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे था और आपको पता है कि 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश जो है पूरी तरह से खत्म हो गया। उसके जगह पे कौन सा राजवंश आ गया? उसके जगह पर आ गया था शुंग राजवंश। शुंग राजवंश उतना ज्यादा मजबूत नहीं था मौर्यों की तरह। अब क्या हो गया, बैक्ट्रिया के लोगों ने जो है इधर जो है अधिकार करना स्टार्ट कर दिया, इधर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, युद्ध करना स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे देखते देखते बैक्ट्रिया के लोगों ने क्या किया, अफगानिस्तान को पूरी तरह से अपने अंडर में ले लिया। पाकिस्तान का जो सिंध वाला एरिया है इसको अपने अंडर में ले लिया और भारत का जो पंजाब वाला एरिया है इसको जो है अपने अंडर में ले लिया। यानी कि ये जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये जो पंजाब का एरिया है इस पे किसका हुकूमत हो गया? बैक्ट्रिया के लोगों का हुकूमत हो गया। जब बैक्ट्रिया के लोगों का हुकूमत हो गया तो इन्हीं को बोला जाता है कि प्राचीन भारत में जो है
पहले ऐसे विदेशी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। बात समझ में आया? तो यही चीजें को हम लोग पढ़ना है। इसके बाद और भी आए, शक आए, इसके बाद पार्थियन यानी कि जिसको पहले बोलते हैं वो आए, उसके बाद कुषाण आए। इन चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसी तरह से क्या हो गया, अब भारत पूरी तरह से कमजोर हो चुका था, मौर्य वंश खत्म हो चुका था और यहां पर आ गया था एक नया राजवंश जिसको बोलते हैं शुंग राजवंश। और शुंग राजवंश जो है लगभग इस क्षेत्र पर राज किया करता था, उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। शुंगों के बाद आ गया था कण्व, आपको हमने पढ़ाया था। और कण्व के बाद जो है इस क्षेत्र पर कौन आ गया, सातवाहन राजवंश आ गया। सातवाहन राजवंश का मेनली फोकस क्या था, दक्षिण भारत था। तो कहने का मतलब है ये क्षेत्र हमेशा के लिए खुला हो गया बाहरी लोगों के लिए, यानी पंजाब वाला एरिया, सिंध वाला एरिया या अफगानिस्तान वाला एरिया जो है बाहरी लोगों के लिए हमेशा के लिए खुल गया कि कोई भी इधर से आकर के अटैक कर सकता था प्राचीन भारत के टाइम पे। यही चीजें को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। देखिए अब आते हैं हिंद यूनानी की बात करेंगे, यानी कि बैक्ट्रिया के लोगों की बात करेंगे। बैक्ट्रिया ने जो भारत पर आक्रमण किया था उसकी बात करेंगे। तो कहा जाता है कि भारत पर आक्रमण करने वाली सबसे पहली विदेशी शक्ति कौन थी, तो वो थी हिंद यूनानी यानी कि बैक्ट्रिया। अब देखिए वही कहानी रिपीट हो रहा है कि सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई। जैसे ही सिकंदर की मृत्यु हुई तो ये जो बड़ा सा क्षेत्र है इस पे किसका हुकूमत हो गया, ये कमजोर पड़ गया। और किसका हुकूमत हो गया, सेल्यूकस निकेटर, यानी कि उसी का उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर का हुकूमत हुआ। सेल्यूकस निकेटर के बाद एंटियोकस प्रथम आया, एंटियोकस द्वितीय आया। इस एंटियोकस के टाइम पे क्या हो गया, बहुत ज्यादा विद्रोह होना स्टार्ट हो गया और विद्रोह में जो है बैक्ट्रिया स्वतंत्र हो गया। ठीक है, इन लोगों से जो है बैक्ट्रिया क्या हो गया, स्वतंत्र घोषित कर दिया अपने आप को। और बैक्ट्रिया के जो राजा थे कौन थे, डायोडोटस था। कौन था, डायोडोटस प्रथम। डायोडोटस प्रथम ने कहा कि हम जो है सेल्यूकस निकेटर के अंदर में नहीं रहेंगे, बल्कि हम एक स्वतंत्र देश है। और इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपना फैलाव जो है वो भारत की ओर अपना रुख किया। बात समझ में आया? चलिए देखिए, यही देखिए ये है सेल्यूकस निकेटर का राजवंश, पहले पूरा मिला के था, धीरे धीरे क्या किया, ये देखिए जो आप देख रहे हैं ऑरेंज वाला, ये है कौन सा राजवंश, ये है बैक्ट्रिया राजवंश। और ये धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ने लगा, इधर भारत की ओर बढ़ने लगा। चलिए अब आते हैं कि भारत पर पहला आक्रमण जो है कब हुआ था, 190 ईसा पूर्व में हुआ था, जब मौर्य वंश जो है कमजोरी के कागार पे थी, पूरी तरह से कमजोर होने के कागार पे था, खत्म होने के कागार पे था। तो खत्म होने के कागार पे था तो पहली बार विदेशी आक्रमणकारी कौन, बैक्ट्रिया के राजा डेमेट्रियस प्रथम ने क्या किया, 190 ईसा पूर्व में क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। पूरे भारत पर आक्रमण नहीं किया बल्कि अफगानिस्तान वाले क्षेत्र पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। भारत का जो पंजाब वाला इलाका है उसको कब्जा कर लिया और प्राचीन भारत का जो सिंध वाला इलाका है उसको भी कब्जा कर लिया, यानी कि अभी का पाकिस्तान का सिंध वाला जो है क्षेत्र उस पर कब्जा कर लिया और जो है वहीं पर हुकूमत करने लगा। राजधानी किसको बनाया, अपनी राजधानी वर्तमान सियालकोट, जो कि उस टाइम के क्या नाम था, साकल, यानी कि हिंद यूनानी ने जो है क्या किया, साकल को अपनी राजधानी बनाया। साकल को ही हम लोग अभी सियालकोट के नाम से जानते हैं। और भारत में जीते हुए यूनानियों को क्या कहा गया, बाद में हिंद यूनानी कहा गया, यानी जो बैक्ट्रिया के लोग भारत में बस गए उसी को हिंद यूनानी कहा जाने लगा। अब देख लेते हैं कि बैक्ट्रिया के सबसे महान राजा कौन थे, हिंद यूनानी में सबसे महान राजा कौन थे, तो सबसे महान राजा का नाम है मिनांडर। क्या नाम है, मिनांडर। इसी को बोला जाता है मिलिंद। क्या बोला जाता है, मिलिंद। याद रखिएगा, ये आगे नाम आएगा मिलिंद। मिलिंद यानी मिनांडर जो है 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व के बीच इन्होंने जो है हुकूमत किया। भारत के एक बड़े से क्षेत्र पर जो है इन्होंने हुकूमत किया। और पैरेलली भारत के इस क्षेत्र पर किसका हुकूमत था, यानी 165 ईसा पूर्व के आसपास जो है इस क्षेत्र पर कण्व राजवंश हुआ करते थे। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। मिनांडर क्या थे, हिंद यूनानी इतिहास में सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण राजा था। इसकी भी राजधानी सियालकोट यानी साकल ही थी। अब देख लेते हैं कि मिनांडर ने कौन से धर्म का पालन करता था, तो मिनांडर जो है ये बौद्ध धर्म का पालन करता था। और बौद्ध धर्म की जो है भिक्षा इसको किसने दी थी, यानी कि इसको बौद्ध धर्म किसने कबूल करवाया था, तो बौद्ध धर्म जो है एक्सेप्ट करवाया था एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था नागसेन। तो नागसेन ने क्या करवाया था, इनको बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करवाया था। बात समझ में आया? अब देखिए बौद्ध धर्म जब मिनांडर एक्सेप्ट कर रहा था, यानी मिलिंद बौद्ध धर्म को कबूल कर रहा था। देखिए यहाँ पर मिनांडर अर्थात मिलिंद भी इसको बोला जाता है। मिनांडर यानी मिलिंद जब बौद्ध धर्म कबूल कर रहा था तो इनके मन में जो भी प्रश्न था इन्होंने पूछा और नागसेन ने क्या किया, उनका जवाब दिया। और इन्हीं को जो है एक
किताब के रूप में, एक ग्रंथ के रूप में संकलित किया, उसी ग्रंथ को बोलते हैं मिलिंद पन्हो। क्या बोलते हैं? मिलिंद पन्हो। मतलब मीनांडर ने जो सवाल किया, मिलिंद ने जो सवाल किया और नागसेन ने जो जवाब दिया, तो मीनांडर के सवाल यानी मिलिंद के सवाल को कौन से किताब में लिखा गया? मिलिंद पन्हो में लिखा गया। अब देख लेते हैं, मिलिंद पन्हो का मतलब होता है मिलिंद के प्रश्न। ठीक है, बात समझ में आया? यानी मीनांडर के प्रश्न। यह भारतीय दर्शन और बौद्ध तर्क शास्त्र की अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, यह क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में किताब लिखा गया है। इस पुस्तक में नागसेन ने बौद्ध धर्म को तर्क, प्रश्न उत्तर और दर्शन के रूप में सरल तरीके से समझाया। बात समझ में आ गया होगा आपको। आते हैं, हिंद यूनानियों का भारतीय इतिहास में क्या योगदान रहा? यानी हिंद यूनानी जो भारत आए, बैक्टीरिया के लोग जो भारत आए, भारत में हुकूमत किया, भारत के एक बड़े से भूभाग पर यानी पंजाब, सिंध और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र पर जो हुकूमत किया, तो उनका क्या योगदान रहा भारत में? तो देखिए, सबसे बड़ा योगदान रहा सोने के सिक्के में। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का श्रेय जो है किसको जाता है? ये हिंद यूनानी को जाता है। यानी कि इससे पहले जो है भारत में सोने के सिक्के नहीं चला करते थे बड़े पैमाने पर। तो भारत में अगर बोला जाए कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाने स्टार्ट किए, तो ये सोने के सिक्के किसने चलाने स्टार्ट किए? तो ये स्टार्ट किए हिंद यूनानियों ने। और साथ ही वो जो सोने का सिक्का होता था, उस सिक्कों पर क्या होते थे? चित्र और नाम भी लिखवाना स्टार्ट हो गया था हिंद यूनानी के टाइम पे। यह भारत के पहले शासक थे जिनके सिक्के पर उनका चित्र हुआ करता था, उनका नाम हुआ करता था, उनकी उपाधि अंकित हुआ करती थी, उस पे छपा हुआ करता था। हिंद यूनानी के टाइम पे सोने के सिक्के बनते थे। ये एक बहुत बड़ा योगदान है, सोने के सिक्के चलाने का काम किया। और जो सोने का सिक्का होता था, उस पे क्या करते थे? राजा महाराजा अपना चित्र बनवाते थे, अपनी उपाधि लिखवाते थे, अपना नाम लिखवाते थे। ठीक है, बात समझ में आया? इससे इतिहासकारों को उनका क्रम और शासन को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प हुआ। इन लोगों का एक और योगदान है हेलेनिस्टिक कला में। हेलेनिस्टिक कला क्या है ये देखिएगा। हिंद यूनानी भारत में यूनानी कला को लेकर के आए। अब देखिए हुआ क्या कि हिंद यूनानी जो है भारत जब आए तो अपना कला, अपना हुनर भी लेकर के आए। उनका हुनर क्या था? हेलेनिस्टिक आर्ट। होता क्या है, देखिए भारत में उस टाइम पे क्या होता था, उतनी ज्यादा मात्रा में मूर्तियां फुर्तियां नहीं बनती थी, मूर्तियां इतना बनता नहीं था भारत में, कोई बड़ी ऐसा नहीं था। मूर्तियां भी बनती थी तो उतनी ज्यादा परफेक्ट रूप से नहीं बनती थी कि आंख एकदम परफेक्ट होना चाहिए, नाक परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। बस एक नॉर्मल सा मूर्ति बनता था जिसमें पता चल जाए हाँ ये कौन सा देवी देवता है, इस टाइप का मूर्ति बनता था। कोई परफेक्शन वाला मूर्ति नहीं बनता था। और बुद्ध वगैरह का तो उस टाइम पे कोई प्रतिमा था भी नहीं। ठीक है, लेकिन जब ये हिंद यूनानी भारत आए, हेलेनिस्टिक आर्ट को ही जो है भारत में आकर जो है थोड़ा मोड़ा चेंजिंग करके इसी आर्ट को गंधार कला कहा गया। ठीक है, हेलेनिस्टिक आर्ट में ही थोड़ा ताकर बदलाव करके जो है इसी को बना दिया गया। कौन सा कला? गंधार कला। अब होता क्या है हेलेनिस्टिक आर्ट अर्थात गंधार कला? देखिए मूर्तियों में यूनानी नाक दिया जाने लगा। यूनान के लोगों का जो नाक हुआ करता था वो थोड़ा सा लंबा हुआ करता था। तो इन लोगों की जो मूर्तियां बनने लगी, यानी कि ये लोग जो मूर्तियां बनाने लगे, भारत के देवी देवताओं की जो मूर्तियां बनाने लगे, उनके नाक भी जो है लंबे देने लगे, गोरे टाइप के बनाने लगे मूर्तियां। इससे पहले जो अभी भी देखिएगा ना, दक्षिण भारत जाइएगा काला काला मूर्ति भी दिखेगा। अगर देखिएगा उत्तर भारत का राम गोरा है तो दक्षिण भारत का राम आपको देखने के लिए मिलेगा काला कलूटा एकदम। ये चीज है, यहाँ पर धार्मिक नहीं लेना है, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि दक्षिण भारत में काला एकदम देखने के लिए मिलेगा आपको। कोई भी देवी देवता पूरा काला देखने के लिए मिलेगा, ये कल्चर के कारण होता है। उत्तर भारत में आपको गोरा गोरा देखने के लिए मिलेगा। ये लोग जब यूनानी लोग जो आए, हिंद यूनानी, ये चूंकि ये लोग जो हुआ करते थे एकदम व्हाइट व्हाइट हुआ करते थे, गोरे गोरे हुआ करते थे, तो इनके देवी देवता भी गोरे थे, तो इन्होंने अपने हिसाब से जो है भारत के देवी देवताओं को भी गोरा कर दिया। उनकी बड़ी बड़ी आंखें बनाने लगे, लहरदार बाल यानी कि जो घुंघरेला बाल, लंबे लंबे बाल बनाने लगे। देखे होंगे आपने बुद्ध की जो प्रतिमा देखे होंगे, बुद्ध की मूर्ति, उनके जो बाल हुआ करते हैं, ठीक है, कुछ पेंटिंग में आपको दिखेगा बड़ा बड़ा बाल, आप कहीं पर आपको घुंघरा हुआ बाल दिखेगा, घुंघरेल बाल दिखेगा। यानी कि पूरी तरह से जो है यथार्थवादी मानव शरीर, यानी पूरी तरह से जो है इंसानों के रूप में जो है उन देवी देवताओं को बनाने लगे। प्रथम बार जो है मानव रूप में बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। गंधार शैली में जो है पहली बार बुद्ध की जो है मूर्तियां बनाई गई। इससे पहले जो है क्या हुआ करते थे, बुद्ध की मूर्तियां नहीं हुआ करती थी, बल्कि जो उनके पद चिन्ह है उनको जो है उनका सिंबल माना जाता था। वृक्ष, बोधि वृक्ष जो है उनको सिंबल माना जाता है। उनके जो छाप, सिंह छाप, धर्म चक्र यानी चक्र को जो है, इन सभी चीजों को जो है पूजा जाता था।
लेकिन जब ये लोग आए हिंद यूनानी, इन्होंने क्या किया, बौद्ध की जो है अपने हिसाब से प्रतिमा बनाई। ये लोग तो बौद्ध को देखे भी नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से ही एज्यूम करके जो है बौद्ध की मूर्ति बनाई। और अभी जो हम लोग बौद्ध बुद्ध देखते हैं ना, बौद्ध की प्रतिमा, कोई जरूरी नहीं है कि ये परफेक्ट वही बुद्ध हो जिन्होंने जो है बौद्ध धर्म की स्थापना की, कोई जरूरी नहीं है, ये बहुत बाद में बुद्ध की प्रतिमा बनी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, इनका एक और योगदान था, भारतीय नाट्य कला को इन्होंने पर्दा दिया। बात समझ में आया? पर्दा जो होता है नाटक में, जो पर्दा यूज होता है ना, उसको भी, पर्दा को भी बनाने का काम किसने किया था? ये हिंद यूनानी का ही योगदान है। इसीलिए पर्दा को बोला जाता है, यूनान के कारण इस पर्दा का नाम पड़ गया यवनिका। क्या बोलता है इसको? यवनिका। यूनानी के कारण जो है पर्दा का नाम क्या रखा गया? यवनिका। तो देखिएगा, ये जो नाटक में पर्दा यूज होता है इसको क्या बोलते हैं? यवनिका बोलते हैं, जो कि किसकी देन है? हिंद यूनानी की देन है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।